लांबा के साथ मिलकर योगिंदर को विक्टोरिया अस्पताल छोड़े कितने ही घंटे गुजर चुके थे। इतने बड़े अस्पताल के माहिर तरीन डॉक्टरों को ये भांपने में ज्यादा देर नहीं लगी होगी कि योगिंदर की मौत तबई नहीं है, बल्कि उसे जहर खिलाकर हलाक किया गया है। उसके बाद कोतवाली पुलिस ने डाक बंगले पहुंचकर बाकी सारी तफसीलात भी जान ली होंगी। लांबा और नारायण के लापता होने को भी उन्होंने मेरे जिम्मे डालकर तूफानी अंदाज में मेरी तलाश शुरू कर दी होगी। मेरा हुलिया तमाम पुलिस एहलकारों को असबर हो चुका होगा। मुझे इन तमाम इम्कानात को पहले ही भांप लेना चाहिए था। मैं जैसे जैसे सोचता गया कुछ मजीद पहलू भी मुझ पर वाजे होते गए। मैंने योगिंदर को सुबह सवेरे हलाक किया था, जबकि मेरी परवाज शाम की थी। ये इम्कान भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उस परवाज के जरिए मेरी रवानगी का किस्सा भी मेरे शिकारियों के इल्म में आ चुका हो। मैं शहर में अपनी तलाश में मंडलाते शिकारियों से बचाकर किसी तरह वक्त पर एयरपोर्ट पहुंच भी जाता तो ऐन मुमकिन है वो पूरे लाओ लश्कर के साथ वहां मेरा इंतजार कर रहे होते। अगर मैं उनकी मौजूदगी न भांप पाता तो वो मुझे किसी महवे ख्वाब कबूतर की तरह दबोच लेते। ये महज मेरी खुशकिस्मती ही थी कि मुझे शहर में घुसने से पहले ही अपने लिए लगाए गए फंदों का इल्म हो गया। लगभग 5 मील मजीद आगे बढ़ने के बाद मेरे आसाब पूरी तरह पुरसुकून हो गए। अब मैं ठंडे दिमाग के साथ अपने आइंदा लाहे अमल तय करने के काबिल हो गया था। मैंने इरादा बांधा कि अब मुझे मौका मिलते ही ये सड़क छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करना है और ये काम मुझे टमाकरू शहर पहुंचने से पहले करना है, वरना ये गाड़ी बासानी वहां के वासियों की नजरों में आ सकती है। मुझे याद आ रहा था कि जाते हुए रास्ते में एक बड़ा सा गांव आया था जिसके नाम पर मैंने उस वक्त ज्यादा गौर नहीं किया था। ताहम मेरे लिए दिलचस्पी और तवज्जो की बात यह थी कि मैंने उस गांव से जरा पहले अच्छी खासी चौड़ी एक सड़क दाएं तरफ जाती देखी थी। मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं उस सड़क पर चढ़ जाता तो 5-10 मील फासला तय करके किसी न किसी कस्बे या शहर तक जरूर पहुंच जाऊंगा। मैंने अपना मंसूबा जहन में दोहराया कि वहां पहुंचकर मुझे पहली फुर्सत में अपना हुलिया बदलना है और अगर मुमकिन हुआ तो इस सूटकेस से भी जान छुड़ानी है। ये भी मेरी शनाख्त का जरिया बन सकता है। ताहम इस गाड़ी को उस वक्त तक अपने कब्जे में रखना है जब तक मुझे कोई मुतबादिल सवारी न मिल जाए या कम से कम अपने खून के प्यासे दुश्मनों से दूर किसी महफूज मकाम पर न पहुंच जाऊं। सड़क लगभग खाली थी, लिहाजा मुझे गाड़ी की रफ्तार 45-50 मील फी घंटा रखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। ताकतवर इंजन हल्की सी गुर्राहट के साथ अपने फराइज खुश उसलूबी से निभा रहा था। 10-15 मिनट के बाद उस गांव नुमा कस्बे के आसार दिखाई दिए। मैंने अपनी नजर दाएं तरफ दौड़ाना शुरू कर दी। मैंने बाएं तरफ से आने और बंबई जाने वाली शाहराह पार करके दाएं तरफ जाने वाली सड़क कोई 150 गज पहले देख ली। मोड़ के करीब पहुंचकर मैंने रफ्तार आहिस्ता कर ली और फिर 2 रोया सड़क के दाएं किनारे पर रुककर सामने से आने वाली गाड़ियों के गुजरने का इंतजार करने लगा। मौका मिलते ही मैंने गाड़ी दाएं तरफ जाने वाली सड़क पर चढ़ा दी, जो अगरचे एक रोया थी, ताहम उसकी चौड़ाई अच्छी खासी थी और सड़क की हालत भी इतनी बुरी नहीं थी। मैं कोई आधा मील चला हूंगा कि सड़क किनारे एक संग मील नस्ब नजर आया। मुझे उस पर दर्ज मकामी और इंग्लिश जबान में धुंधले अल्फाज में दर्ज इबारत पढ़ने के लिए अपनी गाड़ी की रफ्तार आखिरी हद तक कम करनी पड़ी। लिखा था डोडा बलपुरा 20 मील, नंदी हिल्स 40 मील। मैंने गाड़ी की रफ्तार एक बार फिर बढ़ा दी। ताहम मेरा जहन याद करने में जुटा हुआ था कि नंदी हिल्स का नाम मैंने पहले कहाँ और किस हवाले से सुना है। मुझे फौरन ही याद आ गया, ये वो सयाहती मकाम था जहाँ मिश्रा और लांबा अय्याशी की महफिलें सजाने के लिए आया करते थे। इसका मतलब मैं इतना फासला तय करने के बाद बेंगलोर से 40 मील दूरी पर ही हूँगा। नंदी हिल्स की तरफ तो जाने का खैर सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने फैसला किया कि मैं डोडाबल पूरा कस्बे या शहर पहुंचकर अपनी अगली मंजिल का तयन करूंगा। उस सड़क पर देही तर्ज की और माल ढोने वाली सुस्त रफ्तार गाड़ियों की आमदरफ्त ज्यादा थी। उसके बावजूद मैंने अपनी रफ्तार हद्दुल इम्कान तेज रखी। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे खेत चल रहे थे और वक्फे वक्फे से छोटी बड़ी बस्तियां भी आ जाती थीं। बिलाखिर मुझे दूर से एक दरमियाने दर्जे के कस्बे के आसार नजर आने लगे। ऊंची नीची चिमनियों वाले छोटे कारखानों से आबादी का आगाज हुआ, फिर इक्का दुक्का दुकानें दिखाई दी। बिलाखिर मैं एक चौराहे पर पहुंच गया जिसके चारों तरफ अच्छा खासा बड़ा बाजार मौजूद था। मैंने किराने की एक बड़ी सी दुकान के सामने अपनी गाड़ी रोक दी और उतरकर दुकानदार के पास पहुंचा। साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस वो उधेड़ उम्र शख्स मुझे एक आलीशान गाड़ी से उतरते देख चुका था और मेरे नफीस कीमती लिबास ने भी उसे मरूब किया होगा। इससे पहले कि मैं उसे मुखातिब करता उसने अपनी गद्दी से उतरकर मुझे नमस्कार किया और मकामी जबान में शायद खैर सगाली का इजहार किया। मैंने जवाबी नमस्कार करके कहा, मैं आपकी भाषा नहीं समझता
भाई, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने अपनी गर्दन को ऊपर नीचे हिलाया और फिर कुछ कहा, जिसका मतलब मैंने ये लिया कि वो खुद तो हिंदी नहीं जानता लेकिन किसी को मदद के लिए बुला सकता है। उसके साथ ही उसने नारा लगाया, अंबाती, हे ओ डोगा अंबाती। उसकी ललकार की गूंज खत्म होते ही दुकान के अंदरूनी हिस्से से किसी ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया, हाडो गुरगले ठाकुर। मुझे ये तो समझ नहीं आई कि इन अल्फाज का क्या मतलब है, लेकिन इतना जरूर अंदाजा लगाया कि अंदर मौजूद शख्स जल्द पहुंचने की यकीन दहानी करवा रहा है। वाकई चंद ही लम्हों में धोती बुनियान में मलबूस 40-45 साल का एक दुबला पतला शख्स मौके पर हाजिर हुआ। ठाकुर ने उसे हिंदी में मेरी बात सुनकर उसका मफहूम बयान करने का कहा होगा। अंबाती को पूरी तरह अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर मैंने कहा, मुझे कुछ चीजों की जरूरत है और उसके बाद थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए। उसने मुअद्दब लहजे में कहा, आपकी सेवा करके मुझे खुशी होगी सरकार, कृपया मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। मैंने उसे रोजमर्रा इस्तेमाल की 2-3 चीजें बताई जिन पर वो हाँ में सर हिलाता रहा, लेकिन जब मैंने अपनी असल मतलूब चीज का नाम लिया तो उसने नफी में सर हिलाकर कहा कि वो चीज तो पूरे डोडाबलपुर में नहीं मिल सकती, अलबत्ता अगर मैं कल शाम तक इंतजार कर लूं तो वो चकबालपुर से मंगवा कर मेरे हवाले कर सकता है। मैंने पूछा, ये चकबालपुर किस ओर है और वहां तक कैसे पहुंच सकता हूं? उसने कहा, इस सड़क पर सीधी ओर जाएंगे तो 15 मील के बाद नंदी पर बताएगा, उसके पीछे से घूमकर जाएंगे तो चकबालपुर प्रवेश कर जाएंगे। मैंने कहा, मुझे नंदी हिल्स की ओर ही तो जाना है, मैं वहां से आप ले लूंगा। आपका धन्यवाद। ये जानकारी और दे दें कि ये बाएं ओर वाली सड़क कहाँ जाएगी। उसने दोस्ताना लहजे में कहा, आप इस ओर 22-23 मील जाएंगे तो गांव रेबदानवर बस्ती आएगी, वहां से 16-17 मील और आगे जाएंगे तो आंध्र प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, परंतु मेरी सलाह है कि शाम ढलने के बाद गाउरी बस्ती से आगे की यात्रा कभी न करना। रात होते ही उस क्षेत्र में खतरनाक डाकुओं का राज हो जाता है। वो माल लूटने के बाद यात्रियों की हत्या करने से भी नहीं चूकते। इतनी बढ़िया गाड़ी के साथ आप तो दूर ही से धनी व्यक्ति लगते हैं, वो आपके पीछे लग जाएंगे। मैंने इतनी कीमती मालूमात मुहैया करने पर अंबाती का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वो जवाब में महज सर हिलाकर मेरी मतलूबा अशिया इकट्ठी करने लगा। उसने जो कुछ बताया था उसे सुनकर मेरे दिलो दिमाग में मिले जुले जज्बात और ख्यालात जन्म ले रहे थे। जहां ये इत्तला इंतहाई खुशकुन थी कि मैं अगर मुनासिब रफ्तार से गाड़ी भगाता रहूं तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में एक दूसरी रियासत में दाखिल होकर अपने सर पर मुसलसल मंडलाते खतरे की जद से लगभग पूरी तरह बाहर हो जाऊंगा, तो दूसरी तरफ डाकुओं से सामना होने का संगीन खतरा भी मेरे लिए इंतहाई इस्तराब अंगेज था। मेरे पास भारी रकम और सोना वगैरह मौजूद था, लेकिन ये दौलत लुटने के मुकाबले में अपने पास मौजूद हसास अशिया हाथ से निकल जाने का तसव्वुर मेरे लिए ज्यादा हौलनाक था। उनकी हिफाजत के लिए तो मैं जान पर भी खेल सकता था। इस असना में अंबाती ने मेरा मतलूबा सौदा एक बड़े से सूती थैले में डालकर मेरे हवाले कर दिया। मैंने अदायगी करते हुए अंबाती से कहा, अब कृपा करके ये भी बता दो कि मैं अपनी गाड़ी में तेल कहाँ से भरवा सकता हूँ। उसने बताया कि चौराहे से दाएं तरफ फरलांग भर आगे ही एक पेट्रोल पंप मौजूद है, जहाँ से मैं ईंधन भी भरवा सकता हूँ और गाड़ी का तेल पानी भी चेक करवा सकता हूँ। मैंने ठाकुर और अंबाती का शुक्रिया अदा किया और गाड़ी में बैठकर चौराहे की तरफ चल पड़ा। खुदा जाने मजीद कितना फासला तय करने के बाद तेल मिलता, लिहाजा मैंने गाड़ी पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ी और वाफिर मिकदार में ईंधन भरवा लिया। उस तरफ से मुतमईन होकर मैंने गाड़ी वापस घुमाई और चौराहा पार करके तेजी से आगे बढ़ने लगा। मुझे वक्त का बिल्कुल ठीक अंदाजा तो नहीं था, लेकिन मुझे कवी उम्मीद थी कि मैं सूरज गुरूब होने से खासा पहले रियासती सरहद अबूर करके हिंदूपुर पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं जैसे आगे बढ़ता गया मेरी ये खुशफहमी हवा में उड़ने लगी। रफ्ता रफ्ता सड़क की हालत खराब से खराब तर होती गई। छोटे बड़े गड्ढे, कीचड़, ट्रकों के टायरों के कई इंजन, गहरे निशानों की कतारें, पत्थर, रेत, बजरी। ऐसे में गाड़ी की रफ्तार तेज रखने का मतलब मौत को दावत देना था। मुझे एक्सेलरेटर पर दबाव कम रखते हुए बड़ी एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ रही थी। वो तो गाड़ी का इंजन बहुत ताकतवर था, वरना उस सड़क पर तो सिर्फ ट्रक और बस जैसी भारी गाड़ियां ही सफर कर सकती थी। ये अलग बात है कि ऐसे चंद घंटों के सफर से ही मुसाफिरों के इंजर पिंजर ढीले हो जाते होंगे। रफ्ता रफ्ता मेरे दाएं तरफ कम बुलंद पहाड़ियों का एक सिलसिला शुरू हो गया और सड़क भी कभी चढ़ाई और कभी ढलान से गुजरने लगी। उसके साथ ही मुझे गाड़ी की रफ्तार मजीद कम करनी पड़ी। अंदाजा 2 मील का फासला मजीद तय करने के बाद सड़क के दाएं तरफ एक बड़ी सी झील और बाएं तरफ तकरीबन निस्फ फरलांग हटकर एक बस्ती दिखाई दी। सड़क के किनारे फासले फासले से चंद कच्ची पक्की दुकानें भी मौजूद थीं। बस्ती से जरा हटकर एक छोटी सी पहाड़ी पर मुझे एक कदीम किले के खंडरात दिखाई दिए। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश नहीं की। आसार बता रहे थे कि गाउरी बिदानूर गांव अब करीब ही है।
میرا اندازہ درست نکلا۔ میں جلد ہی گاؤں کے مضافات میں پہنچ گیا، لیکن گوری میرے اندازے سے بڑی آبادی ثابت ہوئی۔ اسے بلا شبہ ایک قصبہ قرار دیا جا سکتا تھا۔ میں بغیر رکے وہاں سے گزر جانا چاہتا تھا، لیکن گوری گاؤں کے درمیان سے گزرتی سڑک پر آگے بڑھتے ہوئے اچانک مجھے گاڑی کی چال کچھ غیر متوازن محسوس ہوئی۔ میں نے وجہ تلاش کرنے کے لیے گاڑی سڑک سے اتاری اور چاروں ٹائروں کا جائزہ لیا۔ مجھے دائیں طرف کے عقبی ٹائر میں ہوا کم لگی۔ مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ ٹائر پنکچر ہو چکا ہے۔ میرے پاس اضافی ٹائر موجود تھا اور میں چند منٹوں میں ٹائر بدل کر سفر جاری رکھ سکتا تھا، لیکن میں خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ آگے کا راستہ مزید خراب ہوگا اور میں بغیر اضافی ٹائر آئندہ سفر طے کرنے کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ میں ایک بار پھر گاڑی میں بیٹھ گیا اور اسے سست رفتاری سے آگے بڑھانے لگا۔ میری نظریں ٹائر ٹیوب کی مرمت کی دکان ڈھونڈ رہی تھی۔ اس دوران میں گاڑی مزید لڑکھڑانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر جواب دے جاتی، مجھے ایک پیٹرول پمپ سے ملحق اپنی مطلوبہ دکان نظر آ گئی۔ میری خوش قسمتی کہ وہاں ٹیوب کو پنکچر لگانے والا مستری فارغ بیٹھا تھا۔ میری گاڑی اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ میں نے جیسے ہی بریک لگایا وہ اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے اپنے عقبی ٹائر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر والا ٹائر پنکچر ہے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور غور سے متاثرہ ٹائر کا جائزہ لیا اور دوبارہ میرے پاس آیا اور بولا، میں لگاتا تم ادھر بیٹھتا۔ اس کی ہندی بہت شکستہ تھی، لیکن میرے لیے اتنا بہت تھا کہ وہ میری بات سمجھ رہا تھا اور جیسے تیسے اپنا مفہوم بھی کامیابی سے بیان کر رہا تھا۔ میں گاڑی سے اترا اور اس کے بتائے ہوئے ٹوٹے پھوٹے بینچ پر جا بیٹھا۔ اس نے خاصی چابک دستی سے ٹائر اتارا اور پھر ٹیوب نکال کر پنکچر کی جانچ کا عمل شروع کیا اور مجھے 2 انگلیاں اٹھا کر ٹیوب میں موجود چھیدوں کی تعداد بتائی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، فٹافٹ پنکچر لگا دو، شاباش۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، ضرور سرکار، تھوڑا ٹائم۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مخاطب کیا، تمہارا نام کیا ہے بھائی؟ اس نے میری بات سن کر نسبتاً دوستانہ لہجے میں کہا، میں فالگن کوڈاوا۔ میں نے مزید دوستانہ لہجے میں کہا، تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی فالگن بھائی، کیا تم مجھے تھوڑا گائیڈ کر سکتے ہو؟ مجھے ہندو پور جانا ہے، یہاں سے کتنا ٹائم لگے گا؟ میری بات سن کر وہ چونکا، پھر افق کی طرف نظریں اٹھا کر سورج کی بلندی جانچی، پھر نفی میں سر ہلایا، بولا، ہندو پور ادھیک دور، اندھیارا، ڈاکو کا خطرہ، پولیس نہیں۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ اسے بات کرنے کا مقصد کوئی اضافی معلومات حاصل کرنا تھا۔ میرا تجربہ تھا کہ دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے سیدھے سادے لوگ بعض اوقات ایسے زمینی حقائق سے روشناس کرواتے ہیں جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں نے اسے کریدنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ کہا، مجھے شام سے پہلے آندھرا پردیش میں ضرور پرویش کرنا ہے، میں بہت تیز گاڑی چلاؤں گا۔ خوش قسمتی سے میری پوری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور پہلے کی طرح شارٹ کٹ الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے کہا، روڈ خراب۔ پھر اس نے ایک بار پھر انگلیوں کے اشارے سے بتایا کہ مجھے کم از کم 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ پھر اس نے سورج ڈوبنے کا اشارہ کر کے بتایا کہ رات ہوتے ہی ڈاکو راستے میں سرگرم ہو جاتے ہیں، وہ میری گاڑی چھین لیں گے۔ میں نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے یار، لیکن میں یہاں رک کر صبح ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے شام ڈھلنے سے پہلے آندھرا پردیش پہنچنا ہے، اس کے بعد کسی جگہ رات کو ٹھہر سکتا ہوں۔ اس نے میری بات توجہ سے سنی اور میرا مفہوم بخوبی سمجھ بھی گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے قدرے پرجوش لہجے میں کہا، تم ابھی ٹھوما کنٹا جاتا؟ جلدی جلدی، آندھرا پردیش، رات ادھر۔ میں نے جلدی سے پوچھا، ٹھوما کنٹا یہاں سے کتنا دور ہے؟ وہاں پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اس نے کہا، ٹھوما کنٹا 9 میل، جلدی جلدی آدھا کلاک۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ مجھے بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ اب مجھے بلا تاخیر وہاں سے نکلنا تھا کیونکہ سورج تیزی سے مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ میں نے 10 روپیہ فالگن کو تھمایا تو وہ خوش ہو گیا اور پیشانی پر دونوں ہاتھ رکھ کر شکریہ ادا کیا۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور انجن سٹارٹ کیا، تبھی فالگن جلدی سے کھڑکی کے پاس آ کر جلدی جلدی کچھ کہنے لگا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی ہندی میں جو کچھ بتایا وہ دراصل انتباہ اور احتیاطی مشورے تھے۔ مثلاً رات میں کوئی مجھے آواز دے کر روکنے کی کوشش کرے تو مجھے توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ گاڑی بھگا کر وہاں سے نکل جانا ہے۔ اپنے عقب پر نظر رکھنی ہے کہ کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی میرے پیچھے تو نہیں آ رہی۔ اس نے 2 الفاظ ٹھیلا اور کہار 2 بار دہرائے۔ میں ان دونوں الفاظ کا مطلب بخوبی جانتا تھا، لیکن مجھے اعتراف ہے کہ میں سمجھنے سے قاصر رہا کہ وہ اس موقع پر ان الفاظ کے ذریعے کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا کہ اس سے وضاحت طلب کرتا، لہٰذا میں نے اظہار تشکر کے لیے 10 روپے کا ایک اور نوٹ اسے تھمایا اور خوشی سے نہال چھوڑ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ فالگن نے مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ سڑک کی حالت ناگفتہ بے حد تک خراب تھی اور میں جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا وہ لگ بھگ کچے پہاڑی راستے کی شکل اختیار کر گئی۔
अगले 10-15 मिनट में सूरज तेजी से डूबा और तारीकी छाने लगी। मैंने अंधेरा गहरा होने से पहले ही हेडलाइट्स रोशन कर ली और रास्ता खराब होने के बावजूद रफ्तार हद्दुल इम्कान तेज रखने की कोशिश की। मकामी लोग उस रास्ते में दरपेश खतरात के बारे में यकजबान थे। वो मुबालगे से तो काम ले सकते थे, सरासर झूठ बोलने का उन्हें क्या फायदा हो सकता था। कुछ ही मिनटों में तारीकी की चादर इतनी गाढ़ी हो गई कि हेडलाइट से हटकर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अलबत्ता रात की आमद के साथ ही जंगली हयात पूरी तरह बेदार हो चुकी थी और मुझे करीब और दूर से तरह तरह के जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। ये अलग बात है कि मेरी समात और बसारत इंसानी मौजूदगी के आसार खोजने में लगी हुई थी। गाउरी गांव के बाद से मुझे इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दिए थे, जबकि रास्ता तो बिल्कुल सुनसान था। ये आसार भी अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल की निशानदही कर रहे थे। और फिर मैंने देखा कि सामने कोई 40-45 गज के फासले पर 4 अफराद झाड़ियों से निकलकर अचानक सड़क के ऐन दरमियान आकर खड़े हो गए। मेरा दिल तेजी से धड़का। सर पर मंडलाने वाला खतरा अचानक सामने आ गया था। मैंने पहलू में रखा पिस्तौल दाएं हाथ की गिरफ्त में लेते हुए तेजी से सूरत हाल का तज्जिया किया। गाड़ी रोककर अपना अनमोल असासा उन उचक्कों को सौंपने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता था। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद को लुटने से बचाते हुए जान दे दूं। मैं इस दौरान में देख चुका था कि उनमें से 2 के हाथों में बंदूकें थीं और 2 खाली हाथ दिखाई दे रहे थे। दोनों बंदूकों का रुख मेरी तरफ था, जबकि उनके दोनों साथी अपने हाथ बुलंद करके हिलाते हुए शोर मचा रहे थे। मैंने तेजी से तखमीना लगाया। वो चारों एक ढलवान मकाम पर खड़े थे और उनके अकब में रास्ता खासी तेजी से ऊंचा हो रहा था। उन्होंने इसी वजह से यहाँ घात लगाई होगी कि इस मकाम से तेजी से गाड़ी भगा ले जाना आसान नहीं था। जब तक वो चढ़ाई चढ़ती उसे बाआसानी निशाना बना लिया जाता होगा। मेरी गाड़ी हर गुजरते लम्हे के साथ उन चारों की तरफ बढ़ रही थी। बंदूकों की नालें ठीक अपनी तरफ होने के बावजूद मैंने गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की। मैंने सोच लिया था कि उन्हें गोलियां चलाने का मौका दिए बगैर ही कुचल डालने की कोशिश करूंगा। तभी मैंने देखा कि मेरी ब्यूक की ताकतवर हेडलाइट से चारों डाकुओं की आंखें चुंधिया रही थीं। वो बेख्तियार अपनी बाहों और हथेलियों से आंखें ढांपने पर मजबूर हो गए थे। मैंने मौका मुनासिब जाना और स्टीयरिंग पर अचानक दबाव बढ़ा दिया। ब्यूक का इंजन गुस्से से गुर्राया और गाड़ी उन चारों की तरफ लपकी। वो ये हौलनाक मंजर देखकर बौखला गए। इससे पहले कि दोनों बंदूक बरदार या उनमें से कोई मुझ पर गोली चलाता, मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग तेजी से पहले दाएं और फिर बाएं तरफ घुमाया। ये अचानक उफ्ताद उन चारों बदबख्तों को हवास बाख्ता करने के लिए काफी थी। उन्होंने जान बचाने के लिए बदहवासी के आलम में सड़क के दोनों अतराफ छलांगे लगाईं और मेरा रास्ता साफ हो गया। मैंने एक्सेलरेटर को आखिरी हद तक दबाया और गाड़ी गोली की तरह उनके दरमियान से निकलकर आगे बढ़ी और निस्फ चढ़ाई पर पहुंच गई। मैंने इसी दौरान में जल्दी से गाड़ी की तमाम हेडलाइट्स भी गुल कर दी। मेरा अंदाजा है कि बंदूक बरदार नाहमवार जमीनी कतों पर बेढंगे अंदाज में जस्त लगाने की वजह से ढेर हो गए थे। एक तरफ तो उन्हें संभलने में देर लगी, तो दूसरी तरफ लाइट्स बंद होने की वजह से गाड़ी उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। लिहाजा उन्होंने कुछ वक्फे के बाद यके बाद दीगरे 3 गोलियां तो चलाईं, लेकिन वो मेरी गाड़ी को निशाना न बना सके। इस असना में मेरी गाड़ी चढ़ाई उबूर करके निस्बतन हमवार रास्ते पर आ गई और मैं उन बंदूक बरदारों की गोलियों की जद से बाहर निकल आया। मैंने गाड़ी की रफ्तार बदस्तूर हद्दुल इम्कान तेज रखी हुई थी। पिस्तौल एक बार फिर पहलू में रखने के बायस मुझे स्टीयरिंग काबू में रखने में मुश्किल दरपेश नहीं थी। कुछ देर सुकून से गुजरने के बाद मुझे लगा कि मैं खतरे की जद से बाहर आ गया हूँ, लिहाजा मुझे गैर हमवार रास्ते पर अंधाधुंध गाड़ी भगाकर अपनी जान खतरे में डालने की भी जरूरत नहीं। कोई भी नोकीला पत्थर मेरे किसी टायर के बरखचे उड़ा सकता है, जिसके बाद गाड़ी काबू से बाहर होकर उलट जाएगी। लिहाजा मैंने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी और मोहतात होकर गाड़ी चलाने लगा। मैंने इसी अंदाज में आगे बढ़ते हुए अंदाजन 1 मील फासला ही तय किया होगा कि अचानक मुझे अपने अकब नुमा आईने में काफी फासले पर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स की झलक नजर आई। मेरे सुकून पजीर आसाब एक बार फिर झंझना उठे। इसका मतलब है उन डाकुओं के पास भी गाड़ी मौजूद थी और वो अपनी हजीमत का बदला लेने और हाथ आए शिकार को दोबारा शिकंजे में जकड़ने के लिए मेरे ताकुब में लगे हुए थे। इस बार उनके तेवर ज्यादा खतरनाक होंगे। वो पहले मुझे गोली से उड़ाने और उसके बाद कहीं माल लूटने के इरादे से आ रहे होंगे। खतरे का एहसास होते ही मैंने एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया। ब्यूक का इंजन गुर्राया और गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई, मगर रास्ते की हालत इतनी खराब थी कि मुझे लगा कि गाड़ी किसी भी वक्त काबू से बाहर होकर उलट सकती है। मजबूरन मुझे रफ्तार एक बार फिर कम करना पड़ी। उधर मेरे ताक़ुब में आने वाले खुदा जाने किसी जादुई गाड़ी में सवार थे या उनका ड्राइवर कौम जिन्नात में से था। मुझे अकबनुमा आईने में दोनों गाड़ियों का बाहमी फासला कम होता महसूस हुआ। दोनों गाड़ियां लगभग 1 मील आगे पीछे भागती रहीं।
میں نے جان لڑاتے ہوئے درمیانی فاصلہ مزید بڑھا لیا تھا، مگر اچانک راستے کی حالت مزید خراب ہو گئی اور جگہ جگہ کیچڑ اور چھوٹے بڑے گڑھے آنے لگے جن سے بچ کر نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، لہٰذا پانی میں گاڑی ڈالتے ہوئے رفتار بہت کم کرنا مجبوری تھی۔ ادھر ایسے کسی اندھے کھڈے میں گاڑی پھنسنے کا الگ دھڑکا لگا ہوا تھا۔ میرے پیچھے آنے والے خبیثوں کے لیے یہ سب رکاوٹیں جانی پہچانی رہی ہوں گی، لہٰذا وہ رفتار میں خاصی کمی کیے بغیر آندھی اور طوفان کی طرح بڑھتے چلے آ رہے تھے، حتیٰ کہ دونوں گاڑیوں کا باہمی فاصلہ شاید نصف فرلانگ ہی رہ گیا ہو۔ اگر رات گہری تاریک نہ ہوتی تو میں غالباً اس گاڑی کا رنگ اور ساخت بھی شناخت کر لیتا۔ البتہ عقب نما آئینہ بتا رہا تھا کہ اس گاڑی کی بائیں ہیڈ لائٹ کی روشنی دائیں کے مقابلے میں اچھی خاصی مدھم ہے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ عقب نما آئینے میں دشمنوں کی گاڑی کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ مجھے اندھیرے میں پھل جڑیاں سی چھوٹتی نظر آئیں اور پھر فوراً ہی ایک بلند آہنگ دھماکے نے رات کے سناٹے کی چادر کے چیتھڑے اڑا دیے۔ مجھے شناخت میں بس چند لمحے لگے کہ 12 بور کارتوس چلایا گیا ہے۔ فاصلہ خاصا کم ہونے کے باوجود میری گاڑی شاٹ گن کی کارگر حد سے باہر تھی۔ کارتوس کے سارے چھرے فضا میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔